शादी के पहले दिन मेरा पति मुझे बोलता है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने उसके पैर पड़े और उसको मैं बोलती गई कि प्लीज़ मेरी गलती बता दो। और वो एक चीज़ लूप में बोलता था, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हें नहीं पता? मत पता करो। मेरे पति का बेल्ट लिया और मैंने अपने पीछे ऐसे ऐसे मारा, पनिश करने के लिए कि मैंने गलती की। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था। मेरे फादर इन लॉ, मेरे जो ससुर हैं, वो चाहते थे मुझे किस करना। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर थी, मुझे लगा कि मैं उस स्क्रू ड्राइवर से या तो मैं उसको स्टैब करूं या। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया पॉल है और मैं MS वर्ल्ड इंटरनेशनल एम्बेसडर की विजेता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं एक बहुत अच्छा क्राउन पहन के खड़ी हूँ, बट ये जर्नी मेरे लिए आसान नहीं थी। और मैं किस तरीके से, किस स्ट्रगल से गुज़र के यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म गुवाहाटी, असम में हुआ था, जहाँ पे मेरे घर पे मेरे मम्मी, पापा, मेरी बहन और मैं, हम 4 की फैमिली थी। वहीं मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई और फिर मैं बैंगलोर चली गई मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने। वहाँ पे 4 साल रही, अकेले थी, कैसे लाइफ जिया जाता है, कैसे अपने फाइनेंसेस, इंडिपेंडेंस कैसे अपने आप को उभार के लाता है, वही सब मैंने सीखा। फिर मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब लगी एक कॉल सेंटर पे और वही मुझे सबसे पहले मेरा प्यार मिला, मेरा कलीग। उसके साथ मैं एक साथ थी, एक साथ हम लोग बहुत कुछ काम करते थे, एक साथ हमने डेटिंग की 4 साल। और 4 साल के बाद हमें ये लगा कि हम एक ही दूसरे के साथ बने हुए हैं। और इसी दौरान हमने डिसाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स को बताएँगे और शादी कर लेंगे। तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी लिबरल थे। मैं एक बंगाली फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और जो मेरे फर्स्ट लव है, वो एक कन्नडिगा फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। बट लकीली हम लोगों की शादी हो गई क्योंकि हमारे पेरेंट्स ईज़िली मान गए। और उस टाइम मुझे लगा कि लाइफ़ तो मेरी सेट है, बिकॉज़ जनरली लव मैरिज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की आती है। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे लाइफ़ का पहला यू टर्न है। शादी हुई और फिर शादी के पहले दिन से प्रॉब्लम्स आने चालू हुए। मेरे फादर इन लॉ, मेरे जो ससुर हैं, वो चाहते थे कि मैं जॉब ना करूँ। आह, मुझे जिम जाना पसंद था, लेकिन वो बोलते थे कि तेरी शादी हो गई है, तो जिम क्यों जाएगी? मेरी मदर इन लॉ, उनको ये डर था कि मैं अपने पति को बंगाली ना बना दूँ। खाना नहीं बनाने देती थी। मैं अपने स्टाइल से अगर खाना बनाती थी तो उनका प्रॉब्लम था। और इतना प्रॉब्लम था कि वो मुझे चाय तक मेरे पति को परोसने नहीं देती थी। वो बोलती थी कि हम साउथ इंडियन लोग बस कॉफ़ी पीते हैं, चाय मत परोसो। बढ़ती गई ये प्रॉब्लम्स, बढ़ती गई, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें बढ़ती गई। और मैं एक अच्छी वाइफ़ की तरह अपने पति को सब कुछ शेयर करती थी कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। पर मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मैं तो अपने पति को बोल रही थी, बट वो था एक बेटा जो सुन रहा था। वो मेरी बात मान नहीं रहा था और हम लोग में बहुत झगड़े शुरू हो गए। और इसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब जॉब करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मैं इसी फ्रस्ट्रेशन में अपना लाइफ बिता दूँगी। और मैंने जॉब जॉइन कर दिया। बट जॉब हुआ तो क्या हुआ? एक्सपेक्टेशंस तो होती रहती है। आपको जॉब भी करना है, खाना भी बनाना है, घरवालों को भी सँभालना है, एक आइडियल बहू, एक आइडियल वाइफ़, सब कुछ करना है। यही सिलसिला चलता गया, प्रॉब्लम्स आती गई, हम दोनों में काफ़ी बहस होती थी और एक ऐसा पॉइंट था कि मैं घर से ऑफ़िस जाती थी और ऑफ़िस से घर आने का मुझे मन नहीं करता था। ख़ैर हम लोग आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। और तभी एक दिन मेरा पति मुझे बोलता है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, शायद हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं। कंपैटिबल नहीं है? मुझे पता नहीं था। शादी, मुझे ये लगा था कि मेरे लाइफ में तो डिवोर्स कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग 4 साल एक दूसरे के साथ थे और हम जानते थे कि हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से रह सकते थे। तो मैं शॉक थी
और मैंने अपने पति को बोला कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि हम लोगों को अलग होना पड़ेगा? प्लीज़ बताओ, हम लोग सब कुछ सही करेंगे। उनका ये आंसर था कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। तो मैं सोचती गई कि मुझे गुस्सा कहाँ-कहाँ आता है। वो कभी गुस्सा नहीं था, वो फ्रस्ट्रेशन था और हम दोनों में झगड़े होते थे तो मैं भी गुस्सा करती थी और वो भी गुस्सा करता था। मैं बार-बार पूछती गई और वो हमेशा मुझे यही बोलता गया कि तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। मेरा फ्रीक्वेंसी 1 से 2 होता था तो वो बोलता था कि ये देखो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और वो समहाउ मुझे ये महसूस कराने लगा कि मेरे मेरे मेंटली कोई प्रॉब्लम है कि मैं एक्सेप्शनल गुस्सा करती हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि चलो मुझे बताओ मैं कैसे अपने आप को सुधारूँ? और वो बोलने लगे कि चलो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। मेरा ब्रेन वॉश इस तरीके से हो गया था कि मैं साइकियाट्रिस्ट को भी यही बोल रही हूँ कि देखिए मुझे ना गुस्सा आता है, मुझे बस ठीक करो। बस साइकियाट्रिस्ट ने दवाई दी, दवाई खाती थी, रात को सोती थी, सुबह सोती थी, डिज़ीनेस होता था, काम ठीक से नहीं कर पाती थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। कुछ महीने ऐसे ही मैंने अपना टाइम बिताया और एक दिन मुझे लगा कि शायद मेरे पति के लाइफ में कोई और है। एक भारतीय नारी का क्या होता है ना, आप जब किसी को प्यार करते हो, आप ये शक भी आपके दिमाग में आता है तो आप यही सोचते हो कि शायद मैं गलत हूँ। और स्पेशली मेरा लव मैरिज हुआ था, मैं उनको जानती थी। तो मैं ऐसा शक कैसे कर सकती हूँ कि उनका कोई अफ़ेयर है? तो मैं सेल्फ फाइट कर रही थी कि क्या करूँ? और इसी दौरान मैंने सोचा कि नहीं, ये डाउट मुझे क्लियर करना है। तो एक दिन वो रात को सो रहा था, तो मैं धीरे से मैंने उसका मोबाइल देखा और मोबाइल में मुझे दिखा बहुत सारे महीनों की चैट। कन्फ्रंट किया बहुत ज़्यादा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और तभी उनके पेरेंट्स आ गए और कन्फ्रंटेशन के टाइम मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये लगा, जब मेरी सास मुझे बोलती है कि तेरे में क्या प्रॉब्लम है, जो मेरा बेटा किसी लड़की के पास गया? मैं शॉक इसलिए थी क्योंकि मैं उनको अम्मा बोलती थी और मैंने बोला, अम्मा, आपके पति ने भी किसी और लड़की के साथ अफ़ेयर किया था और आप इस प्रॉब्लम से गुज़री, आप कैसे मुझे बोल सकते हो? एक औरत ही एक औरत को कैसे बोल सकती है? कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, बस कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। इस तरीके से कुछ दिन मैंने काटा, डिप्रेशन में काटा और उस टाइम भी मुझे समहाउ लग रहा था कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरे में कुछ कमी है जिसकी वज़ह से मेरे पति को किसी और लड़की के पास जाना पड़ा। एक किस्सा एक टाइम था कि मैंने एक दिन मेरे पति का बेल्ट लिया और मैंने अपने पीछे ऐसे-ऐसे मारा, पनिश करने के लिए कि मैंने गलती की। फिर धीरे-धीरे एक दिन मेरा पति आया, आके बोलने लगे चलो ये मैरिज हम लोग फिक्स करते हैं क्योंकि इस तरीके से हम नहीं जी सकते। तो मुझे लगा शायद उसको पछतावा हुआ होगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी भूलने की कोशिश करती हूँ और मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि आई थिंक हम लोग अपनी शादी को तभी फिक्स कर सकते हैं जब हम घर से बाहर एक रेंटेड हाउस में रहें, क्योंकि शादी से पहले 4 साल हम लोग बहुत अच्छे थे एक-दूसरे के साथ। तो हम रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गए और मुझे लगा कि मेरी लाइफ़ अभी वापस पहले जैसी अच्छी हो जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि ये और बदतर हो जाएगी। धीरे-धीरे मेरा पति बोलने लगा कि उसको जॉब नहीं करना, उसको जॉब पसंद नहीं है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न था उस टाइम, बट एक आइडियल वाइफ़ की तरह मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर जॉब पसंद नहीं है, कुछ टाइम ब्रेक ले लो, बाद में जॉब ढूँढ लेना, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी फाइनेंशियली। उस टाइम रेंट पे करना था और जो सारे फर्नीचर्स लिए थे, वो मेरे ईएमआई से लिए हुए थे, मेरे क्रेडिट कार्ड से। बट ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, मैंने उनको सपोर्ट किया और बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप टाइम लो और जॉब ढूँढो। जॉब छोड़ के जब वो घर में बैठ गया, तो चीज़ें और चेंज होती गई। वो हमेशा ये बोलता था कि वो खुश नहीं है मेरे से और मैं उसको खुश करने के लिए अच्छा खाना, कभी गिफ्ट, कभी पॉकेट मनी देना पड़ता था, ज़्यादा पॉकेट मनी।
एक छोटे बच्चे को जिस तरीके से करा जाता है, गेम्स मैं बोर्ड गेम्स भी लाके मैंने दिया था क्योंकि उसको गेम का बहुत शौक है। तो सब कुछ मैंने किया उस टाइम ताकि वो उसको अच्छा फ़ील हो और जल्दी से जॉब ढूँढना चालू करे। बीच में ऐसा भी हुआ हम लोग में झगड़ा होता था, वो किसी भी टॉपिक को लेके झगड़ा करता था। कभी-कभी कुछ टाइम हुआ कि उसने मेरे को थप्पड़ भी मारा। लेकिन मैं एक आइडियल वाइफ़ की तरह मैंने सोचा कि चलो वो डिप्रेशन में है, उसको प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट करो। इग्नोर करती चली गई मैं। ये करते-करते एक दिन मैं ऑफ़िस में थी, ऑफ़िस में मेरे को एक मेल आया। वो ऑफ़िशियल मेल नहीं था, वो था एक पर्सनल मेल। उन्होंने कहा था कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भागी-भागी घर में आई, घर में पहुँचते-पहुँचते वो नहीं था। बहुत ढूँढा, बहुत कॉल किया, कॉल्स अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन मुझे पता चला कि वो अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो गए। मुझे नहीं पता था, उसने क्योंकि मुझे बोला था कि मैं बस अपने घर पे हूँ। तो मैं सपोर्ट करते हुए मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप रहो, जितने दिन अच्छा लगे आप रहो। 2 दिन बाद कॉल आता है कि मेरी मम्मी को डेंगू है, मैं अभी बहुत दिनों तक नहीं आऊँगा। तो मैं जैसे अगर मेरे पेरेंट्स को की तबीयत ख़राब होती, तो मैं पेरेंट्स के घर जाती। तो उसी तरीके से मैं अपना सब कुछ सामान समेट के मैं चली गई अपने ससुराल, मेरी सास की देखभाल करने। वहाँ जिस दिन मैंने पैर रखा, उस दिन से मेरा पति मुझे यही बोलता गया कि ये सब दिखावटीपन है। मैं सास को दवाई देती हूँ, वो पीछे बोलता है ये दिखावटी है। सास को खाना देती हूँ, दिखावटी है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, हर पल वो मुझे ये बोल रहा था कि वो दिखावटी है। और उस दिन मेरी शिवरात्रि की फास्ट थी, तो मेरा माइंड ऑलरेडी वीक था। ये करते-करते मैंने पूरा दिन बिताया और रात को एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर थी, मुझे लगा कि मैं उस स्क्रू ड्राइवर से या तो मैं उसको स्टैब करूँ या अपने आप को स्टैब करूँ, उसको ख़त्म करूँ। बट मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरी लाइफ़ मुझे जीनी है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को नहीं पता था कि मेरे इतने साल मेरे साथ क्या-क्या हो रहा था। पेरेंट्स को बताया और मैं उस टाइम वो घर छोड़ के मेरे रेंटेड हाउस में मैं शिफ्ट हो गई। उसके बाद क्या था, मेरे पेरेंट्स को जब पता चला वो लोग आए, उनके घर में हम गए सुलह करने, बट वो सुलह तो नहीं था, वो ऐसा टाइम था कि जहाँ पे सब लोग अपना ब्लेम जो है मेरे पे डाल रहे थे। अच्छा खाना नहीं बनाती है, ठीक से कपड़े नहीं पहनती है, जॉब जाती है, पति को ठीक से देखभाल नहीं करती है। फिर मेरे सास बोलने लगी कि तुझ में कोई प्रॉब्लम थी इसीलिए मेरे बेटे को किसी और के पास जाना पड़ा। ये सुन के मेरे पापा मुझे लेके हम लोग घर वापस आ गए और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि शायद हमें कोर्ट में जाना चाहिए, डिवोर्स फाइल करनी चाहिए। बट उस टाइम मैं इतनी टूट गई थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोर्ट में खड़े होके सब कुछ पहले से बताऊँ। मैंने अपने पापा को समझाया कि पापा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, शायद मैं अपना मैरिज फिक्स कर सकती हूँ। अभी आप घर जाओ और मैं अपने रेंटेड घर में रहने लगी। फिर उसके बाद क्या था, दोस्तों को पूछती थी, किसी को भी पूछती थी, कोई बोलता था मंदिर जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, फास्ट रखो, ये रखो, वो रखो, सब करती थी ताकि मेरा पति आ जाए और मेरा मैरिज फिक्स हो जाए। फिर कुछ दिन बाद वो रेंटेड घर में आया अपना सामान बाँधने ताकि वो अपने पेरेंट्स के घर परमानेंटली शिफ्ट हो जाए। मुझे पता था, तो उस दिन मैंने उसके पैर पड़े और उसको मैं बोलती गई कि प्लीज़ मेरी गलती बता दो, प्रॉब्लम क्या है जो तुम चाहते हो कि मेरे साथ नहीं रहना? प्लीज़ मुझे ये बता दो। और वो एक चीज़ लूप में बोलता था, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हें नहीं पता? मत पता करो, ज़रूरत नहीं है तुमको जानने की। और मैं इस लूप को कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में चलता था और मैं उसको पूछती गई और उसने लास्ट में एक चीज़ बोला, "यू आर द वर्स्ट सोल इन द वर्ल्ड।" दुनिया की सबसे खराब औरत? मैं? मैं बस थम गई क्योंकि मेरे पास और कुछ बोलने को ही नहीं था। मैं बस अपने आप को क्वेश्चन करती गई और वो धीरे-धीरे चला गया।
फिर बस यही सोचती गई कि मैं दुनिया की खराब औरत, मुझे पता नहीं मेरी गलती क्या है। मुझे बार-बार वो बोल रहा है कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है। मैं उसको कॉल करती थी और कॉल में भी वो ज़ोर से चिल्लाता था, डाँटता था और वो यही बोलता था कि तुम्हें पता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी गलती क्या है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे उस टाइम कोई बड़े आवाज़ में बात करता था, मैं सुन नहीं पाती क्योंकि वो इतना चिल्लाता था। फ़ोन की आईवीआर में जो बोलते हैं ना कि ये नंबर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं बार-बार कॉल करती थी, आईवीआर में मुझे यही सुनाई देता। वो आईवीआर मेरे लिए ट्रॉमेटाइज़ था। मैं किसी और को कॉल करने से डरती थी कि कोई अगर फ़ोन नहीं उठाएगा, मुझे वो आईवीआर सुनना पड़ेगा। टीवी बंद कर दिया था, कॉल करना बंद कर दिया था और मैं बस यही सोच रही कि मेरी गलती क्या है? और मैं अपने आप को समहाउ हेट करना चालू कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है। मैं एज़ अ होल मैं शायद गलत हूँ। और वो कहते नहीं हैं, आप जब अपने आप को गलत सोचते हो ना, आपकी लाइफ़ ऐसे नीचे चली जाती है। मेरा नेक्स्ट स्टेप था, मुझे जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, रेंट भरना था, ईएमआई भरना था और मेरी ये हालत नहीं थी कि मैं एक नया जॉब ढूँढूँ। मैं बस बेड पे एक डेड वेजिटेबल की तरह पड़ी रहती थी। फिर अचानक से मुझे लगा कि शायद मेरे लाइफ में मैजिक काम करेगा क्योंकि और कुछ नहीं काम कर सकता और उस टाइम मुझे मैजिक होता भी है वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने गूगल किया और ये सीखने के लिए कि मैजिक कैसा होता है, मैं सीखूँ मैजिक और अपने लाइफ को चेंज करूँ। गूगल में मुझे एक आता था एक ऐड आया कि रेकी हीलिंग। उसमें ये लिखा हुआ था कि चार्जेस है 2500, उसमें आपका लंच, टी और स्नैक्स इंक्लूडेड है। उस टाइम पे मैंने काफ़ी हफ़्ते एक मील पे मैंने गुज़ारे थे क्योंकि मेरे को पैसे बचाने थे और जब मुझे वो ऐड मिला, तब मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मैं वो मैजिक सीखूँगी भी और मेरे खाने का उस दिन का बंदोबस्त हो चुका था। तो मैं गई, सीखी, मुझे क्लास बहुत अच्छा लगा। पॉज़िटिविटी कैसे होता है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत कुछ मैंने सीखा। मैं घर वापस आई और कंटिन्यूअसली एक बच्चे की तरह सारे चीज़ें मैं अपनाने लगी और मेरी लाइफ़ में मेरा फर्स्ट मैजिक हुआ, 2 हफ़्ते में मेरी जॉब लग गई और तब मैं बिलीव करने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ है दुनिया में। क्लासेस जाती थी, हायर एडवांस मैजिक क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, वर्कशॉप्स किए, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है। ये सोच के कि मैं अगर सही हो जाऊँ तो एक दिन मेरा पति बोलेगा कि नहीं, यू आर द बेस्ट सोल और आप आ जाओगे। तो इस तरीके से मैंने 2 साल अपने आप को चेंज किया। लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात ये थी कि 2 साल के बाद एक दिन मैं सुबह उठी और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ये जो मेरा पति है उसके लिए मैं कुछ फ़ील ही नहीं करती। ना मुझे गुस्सा आ रहा है, ना मुझे डर लग रहा है, ना मुझे प्यार आ रहा है। और उस दिन मुझे पता चला कि डिवोर्स का डेफ़िनिशन क्या होता है। हम डिवोर्स लिख साइन करते हैं, बट उसमें बहुत ड्रामा होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन डिवोर्स लिखने से नहीं होता, डिवोर्स माइंड में होता है। वो उस दिन था कि मुझे लगा कि मैंने तो उसको डिवोर्स दे दिया है और क्या था? बस लॉयर को कॉन्टैक्ट किया, 1 हफ्ते में मेरी डिवोर्स हो गई और उस दिन उस कोर्ट रूम में सबसे खुश इंसान जिसको डिवोर्स हो रहा है वो मैं थी। उसके बाद मुझे पता चला कि लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकती हूँ मैं क्योंकि मुझे मेरा था कि मेरी मैरिज फिक्स हो जाएगी, लेकिन अब मैं खुद ही उस बंदे को डिवोर्स दे रही हूँ। तो बस चेंज करना, मैंने अपना मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट और मैंने सीखा और चेंज किया और तभी मुझे पता चला एक पैजेंट है जो मिस के लिए नहीं है, सभी के लिए है। वो है एमएस वर्ल्ड इंटरनेशनल, जहाँ पे मिस भी पार्टिसिपेट करती है, मिसेस भी पार्टिसिपेट करती है, डिवोर्स सेपरेटेड हर कोई। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया
और मुझे पता था कि मुझे पूरा ट्रांसफ़ॉर्म करना है, पेजेंट के लायक होना है। 2 साल मैंने सब कुछ किया। मैंने अपने ऑफ़िस को सँभाला, अपना ट्रेनिंग लिया, किस तरीके से आउटफिट पहनते, मेकअप, हेयर, पब्लिक स्पीकिंग, एक जो फ्लैट्स पहनती थी मैं, 6 इंच हील्स में कैसे वॉक करते, ट्विल करते, डांस करते, सब कुछ चेंज किया। पहले बैंगलोर में थी, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे एडवांस ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। 2 साल मैंने अपने आप को पूरा चेंज किया इन एंड आउट। विद दैट मेंटल हेल्थ में भी मैंने बहुत काम किया बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है, आप जब ग्लैमर इंडस्ट्री में जाते हो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्टेबल होनी चाहिए, इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 2 साल के बाद मुझे मिला मिस इंडिया का खिताब और उसके बाद मैं गई मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल जो फ्लोरिडा में हुआ था। मैंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया। वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई मुझे प्रिया करके नहीं जानते थे। वो बोलते थे मिस इंडिया। और उसके बाद मुझे क्राउन मिला एमएस वर्ल्ड इंटरनेशनल एम्बेसडर का। जब मैं क्राउन पहन रही थी, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन है जो मुझे क्राउन पहना रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान, यूनिवर्स जो वो सुपर पावर है, वो मुझे क्राउन पहना रही थी, ये बोलने के लिए कि शाबाश! तूने बहुत अच्छा किया है। और वो जो वर्ड सोल का है ना, मुझे मेरे कान में गूंज रहे थे कि यू आर द बेस्ट। बहुत अच्छा टाइम था। मुझे बहुत लोगों ने पहचाना, मेरे जर्नी, मेरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी को सब लोगों ने अपनाया और ओवरऑल बहुत सारे लेडीज़ हैं जो अपने लाइफ़ को मैंने जिस तरीके से चेंज किया उन्होंने चेंज किया। आपको लगता होगा जब कोई इस सक्सेसफुल स्टेज में पहुँच जाता है, उसके बाद उनकी लाइफ़ सेट हो जाती है। मुझे भी लगा। इंडिया आई, इंडिया आके मुझे लगा कि अब मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टेप रखना चाहिए। देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। बट ये मेरे लाइफ का सेकंड पड़ाव था। उस टाइम मैं एक फैमिली को हैंडल कर रही थी, अभी मैं पूरी इंडस्ट्री को हैंडल कर रही हूँ। मुझे फ़ील कराया जाता था कि तुम्हारे जैसे ब्यूटी क्वीन तो बहुत है, यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़कियाँ बहुत है। तुम मिस तो नहीं हो, मिसेस हो। तुम फेयर नहीं हो। तो ये सब मुझे फ़ील कराया जाता था और मैं सोचती थी कि मुझे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया, वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया ये सब, क्यों वापस मैं अपने देश में आके मैं ये सब फ़ेस कर रही हूँ। एक किस्सा है, मैं एक नामी प्रोड्यूसर से मिली और उन्होंने मुझे फाइनलाइज़ किया था एज़ अ लीड रोल। लंदन में शूट था एक मूवी की। उन्होंने फाइनलाइज़ किया और उन्होंने बोला कि कल आ जाना, कल हम लोग फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो मैं भी बहुत खुश हो गई। हम लोग डिनर कर रहे थे और डिनर करते-करते उन्होंने मुझे एक साइड में बुलाया। बुला के वो चाहते थे मुझे किस करना। मैंने उनको रोक दिया और उनको मैंने बोला कि सर, आप जैसा काम बोलोगे मैं आपको काम करके दूँगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तो उस टाइम वो बहुत अ, नॉर्मल लेके वो बोले कोई बात नहीं, भूल जाओ, जो हुआ भूल जाओ, चलो डिनर करते हैं। तो मैंने डिनर किया और मेरे माइंड में ये सब था, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बात थी कि क्योंकि मेंटल हेल्थ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने नेगेटिव इस चीज़ को नहीं लिया, बट मैं प्रिपेयर्ड थी। डिनर के बाद मैंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे समहाउ लग गया था कि नेक्स्ट दिन शायद मेरे को कॉल नहीं आएगा और वही हुआ, मुझे कॉल नहीं आया। कास्टिंग डायरेक्टर को बोला गया कि वो औरत है, लड़की थोड़ी है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। औरतों को लीड नहीं रोल मिलता है और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपॉर्च्युनिटीज़ आई, जिससे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया या मैंने ही रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं चाहिए थी और मैं कंट्रोवर्शियल भी नहीं हूँ। एक सिंपल लड़की हूँ जो अब पॉजिटिवली अपना लाइफ ऐसे जगह पे पहुँचाना चाहते हैं जो लोगों को इंस्पिरेशनल मिले। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। एड फ़िल्म्स किया है मैंने। मैंने कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स किया है जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, बहुत जल्दी ही रिलीज़ होगी।
बट इसके बाद भी मैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ, जहाँ पे मेरी इंस्पिरेशन विद्या बालन, रानी मुखर्जी, कोंकणा सेन, इनके जैसे कंटेंट करना चाहती हूँ, इनके साथ काम करना चाहती हूँ। और मुझे पता है ये प्रोजेक्ट्स इस तरीके से अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मेरी आएँगी। अगर मैंने उस मकाम पे जहाँ पे मैं अपने आप को गलत समझती थी, वहाँ से मैंने अपने आप को चेंज किया है, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। टाइम लग सकता है लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं ये ज़रूर करूँगी। और ये मैसेज मैं उन औरतों को देना चाहती हूँ, जिनको लगता है कि शादी के बाद लाइफ़ ख़त्म हो गई या डिवोर्स के बाद लाइफ़ ख़त्म हो गई। आपकी लाइफ़ तभी ख़त्म होगी जब आप चाहते हो। आप किसी भी टाइम, किसी भी एज ग्रुप में, कहीं भी शुरुआत कर सकते हो। और अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो दुनिया की कोई भी औरत किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से कर सकते हैं। और प्लीज़ आप करो, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। मैं काफ़ी साल पहले से ये प्लेटफ़ॉर्म में देखती थी, लोग अपने इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ शेयर करते थे और मुझे कभी ये नहीं पता था कि मुझे भी ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा अपने बात को रखने के लिए। और आई थिंक इससे बड़ा अवार्ड मेरे लाइफ़ में मुझे नहीं मिला आफ्टर माय पेजेंट। सो थैंक यू जोश टॉक फॉर दिस। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरव्यूज के डर की वजह से करियर को रिस्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है? घबराइए मत। हम जानते हैं हमारे जैसे ना जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है पर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई है और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं। पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की, मेंटरशिप की और स्किल्स इंप्रूवमेंट की। इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी। आइए घरेलू कामकाज के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश स्किल्स। अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।